नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। सेना में भर्ती के लिए जिस अग्निपथ योजना का ऐलान हुआ उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा उग्र होता जा रहा है। देश के कई हिस्सों में तोड़फोड़ आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 8 से ज्यादा स्टेशनों पर आगजनी और तोड़फोड़ हुई। सबसे ज्यादा जो गुस्सा है वो बिहार में नजर आया, जहां पर बीजेपी नेताओं के घरों को भी निशाना बनाया गया। दानापुर रेलवे स्टेशन में हंगामे के बाद ट्रेन में आग लगा दी गई। हमारे कैमरामैन हबीब आपको दिखाएंगे कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है जहां पर ये स्थिति है। यहाँ पर आग लगी हुई है और आग बुझाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा जो है यहाँ पर फरक्का एक्सप्रेस था, वो फरक्का एक्सप्रेस में पूरे उसके अधिकांश बोगियों में आग लगा दी गई है और अभी भी आग की जो लपट है, धुएं आपको अभी भी देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो है इसके अंदर में जो लोगों के सामान थे वो भी सब कुछ जलकर राख हो चुके हैं। और देखिए बाल्टी से फायर ब्रिगेड के लोग भी आए हैं, लेकिन बाल्टी से आग बुझाने की कोशिश हो रही है। जगह जगह रेलवे स्टेशनों, टोल प्लाजा और बीजेपी नेताओं के घरों दफ्तरों को निशाना बनाया गया। प्रदर्शनकारियों ने कम सुरक्षा वाले छोटे छोटे स्टेशन चुने जो प्रशासन की निगाह से दूर थे। जम्मू तवी एक्सप्रेस की बोगी हाजीपुर बरौनी लाइन पर मोतिहारी नगर में जला दी गई। समस्तीपुर में बिहार संपर्क क्रांति की बोगियों में आग लगाई गई। नकाब में लड़के हंगामा करते रहे। बिहार की उप मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक रेणु देवी के घर पर भी हमला हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 4 साल की नौकरी और नेता में दोनों में अंतर होता है। नौकरी नहीं है, अभी भी मैं कह रही हूँ कि नौकरी नहीं है, ये ट्रेनिंग है, ये कौशल विकास की ट्रेनिंग है, ये सेना की कौशल विकास की ट्रेनिंग। यहाँ से कुछ 100 मीटर की दूरी पर बेतिया में ही बीजेपी सांसद और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर पत्थर फेंके गए। उस दौरान संजय जायसवाल घर पर ही थे। जानबूझकर एक अफवाह फैलाई जा रही है कि युवाओं को अग्निवीर से कोई दिक्कत होने वाली है, जबकि यह बिल्कुल साफ है कि इसमें रेजिमेंटल सिस्टम खत्म नहीं होगा। 17 साल में जो बच्चे 12वीं पास नहीं किए होंगे, जब वह 4 साल उनका पूरा होगा तो उनको 12th का सर्टिफिकेट 20 साल में मिलेगा। 24 घंटों में बीजेपी के 3 से ज्यादा दफ्तरों पर हमले हुए। इसके बाद पुलिस ने वहां सुरक्षा बढ़ा दी। हालांकि इसके पहले सरकार ने अग्निपथ योजना की उम्र सीमा में छूट दी थी, लेकिन इससे लोगों में गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्हें लग रहा है कि इस योजना से भारतीय सेना में लंबे समय तक कमीशन का उनका सपना धरा का धरा रह जाएगा। जो हम लोग का पहले रूल था डिफेंस में, जो 21 साल से 18 से 23 साल तक रूल था, वही सर हम लोग पहले वाला जो रूल था सर, वही हम लोग के लिए सही है। क्यों सर? क्योंकि इससे सर 4 साल के लिए सर कोई फायदा नहीं है आर्मी में जाने के लिए। सेवा का जो मौका है सर, 4 साल तो हम लोग तैयारी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं 4 साल से। जो लड़का सर 3 साल से एनसीसी 4 साल से एनसीसी कर रहा है सर, उसको सी सर्टिफिकेट लेने में 4 साल 5 साल टाइम लगता है। उसका सर इसी तरह बर्बाद हो गया सर। पुराना जो नियम था वो लागू किया जाए। आप लोग को क्या आपत्ति है? जो मेडिकल और फिजिकल पास किए हों विद्यार्थी को पहले एग्जाम लेना चाहिए, ताकि उन लोग का एज पार हो गया है। अगर उन लोग का एग्जाम नहीं लिया जाता है तो उन लोग के करियर खराब हो जाएगा। बिहार दरअसल अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध के एक केंद्र के तौर पर उभरा है। ये देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। आंकड़ों के मुताबिक बिहार की बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से करीब दुगनी है। पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट। और हरियाणा में भी अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन होते हुए दिखे। धारा 144 के इलाकों में लगानी पड़ी, इंटरनेट बंद रहा। सुकीर्ति द्विवेदी की रिपोर्ट देखिए। पूरे हरियाणा में प्रदर्शन चलते रहे। धारा 144 और कई इलाकों में इंटरनेट बंद करने के बावजूद बल्लभगढ़ में पथराव हुआ और कुरुक्षेत्र और महेंद्रगढ़ में प्रदर्शन होते रहे। प्रदर्शन रोहतक में भी हुआ, जहां गुरुवार को सेना में भर्ती होने के इच्छुक सचिन ने खुदकुशी कर ली। सचिन हरियाणा के जींद के रहने वाले थे और पहले ही फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशंस दे चुके थे, पर पिछले 2 साल से वो रिटन एग्जामिनेशन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 2 साल से आर्मी ने कोविड की वजह से रिक्रूटमेंट्स को रोका हुआ था।
उसके पिता एक रिटायर्ड सैनिक हैं और पुलिस मानती है कि वो सेना में जाना चाहता था, लेकिन ये साफ नहीं है कि उसके फैसले का वास्ता अग्निपथ योजना के ऐलान से था या नहीं। परेशानी तो कोई नहीं, बिल्कुल कभी बात ही नहीं हुई परेशानी की तो है। और हमने तो पता भी नहीं, बच्चे बता रहे हैं बोले कल परसों ये कुछ होया है, बोला कानून बना है। शुक्रवार को किसान नेता गुरनाम सिंह चरूनी ने रोहतक में बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जहां हरियाणा भर से सेना में शामिल होने के इच्छुक लड़के आते हैं। प्रदर्शनकारियों में सोनीपत से आए 20 साल के नवीन मलिक भी हैं, जो रोहतक में कोचिंग करते हुए सेना में भर्ती की तैयारी करते रहे हैं। पिता की मौत 1 दशक पहले हो चुकी है और कमाई का इकलौता जरिया दादाजी को मिलने वाली सेना की पेंशन है। 10 से 12 हज़ार लग जाता है मैडम, खाने पीने का सब कुछ मिला के पीजी में रहना। मैम सारी दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं मैम। 4 साल बाद आएगा, फौजी रिटायर हो गया, क्या करेगा 4 साल बाद आके यहाँ पे। तो इसमें एक ऐसा क्या है कि मेरे पास बच्चे गरीब से गरीब परिवार के बच्चे आते हैं ना, जिनकी आमदन बिल्कुल जीरो होती है। 3-4 साल बच्चों ने फीस पे की, अब लास्ट जब एग्जाम तक पहुंचे तो सरकार ने फरमान जारी कर दिया जी कि इनका एग्जाम कैंसिल। 4 साल के बाद जवान को घर भेज दिया जाएगा। मान के चलो जी कि सीधी सी बात को उसका एक तरह का शूटर बना के घर भेज देंगे। हरियाणा में हमेशा से ये परंपरा रही है कि परिवार की कई पीढ़ियां आर्मी में भर्ती होती हैं। अग्निपथ के मुद्दे पर सरकार के लगातार आश्वासन देने के बावजूद यहाँ के युवाओं में कई सवाल और निराशा है। मोहम्मद गजाली और सुरेंद्र के साथ रोहतक से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और तेलंगाना की बात करते हैं, जहां अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे प्रदर्शन के दौरान वारंगल में 19 साल के एक लड़के की मौत हो गई। दरअसल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई थी। वहीं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। सिकंदराबाद स्टेशन में ट्रेन अब चलने लगी हैं और ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि एक पूरा दिन ऐसा निकल गया जब कोई ट्रेन यहाँ से नहीं चली। सुबह 9 बजे यहाँ पे 2000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हुए थे और जिसके बाद पूरा दिन ही वायलेंस के साथ ही निकला। 3 ट्रेनों को जलाया गया और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बाइक्स भी उन्हीं ट्रेन में से आए थे। एक अजंता एक्सप्रेस जो हावड़ा जा रही थी, एक शालीमार एक्सप्रेस और फिर एक राजकोट एक्सप्रेस, तीनों को ही जलाने की कोशिश की गई थी। और उसके बाद पुलिस आउटनंबर हो गए थे और इसलिए पुलिस ऑफिसर ने फायरिंग का ऑर्डर दिया और उस फायरिंग में एक 19 वर्षीय राकेश नाम के एक लड़के की मौत हो गई। पूरा दिन प्रोटेस्टर्स यहाँ पे बैठे रहे। उन्होंने कहा कि जब तक अनाउंस नहीं किया जाएगा कि हमारा एग्जाम होगा, हम 2 साल से इंतजार कर रहे हैं और 11 बार हमारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं और अब जब अग्निपथ की बात हो रही है तो पूरी तरह से हमारे उम्मीदों पर पानी फेरा जा रहा है और इसीलिए हम यहाँ पे आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब पीसफुली हमने प्रोटेस्ट किया तो किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। यही कहते हुए वो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, उनके साथ काफ़ी बातचीत पुलिसकर्मी करने की कोशिश कर रहे थे। 70 से ज़्यादा ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। बहुत सारे इनमें से MMTS हैं जो लोकल ट्रेन है और उसके बाद 6 से 8 एक्सप्रेस ट्रेन को भी कैंसिल किया गया और बहुत सारों को पार्शियली डाइवर्ट या फिर दूसरे एरिया से उनको चलाया गया, पार्शियली कैंसल्ड और पार्शियली डाइवर्ट भी किया गया ताकि पैसेंजर्स जहां तक हो सके उनको मुश्किलात ना हो। बट बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स थे जो स्टेशन पर ही रुक गए और अब जब 10 घंटों के यहाँ के प्रोटेस्ट के बाद जब पुलिस कर्मियों ने आकर इनको हटा दिया और फिर थोड़ी बहुत नॉर्मलसी अब सिकंदराबाद स्टेशन में दिखने लगी है। पुलिसकर्मी कुछ तैनात किए गए हैं और कुछ लोग आ रहे हैं अपना सामान लेते हुए सिकंदराबाद स्टेशन के अंदर और उम्मीद की जा रही है कि अब से ट्रेनें चलने लगेंगी और ऐसा जो हिंसा देखने को मिला ये अब नहीं होगा। उसके पीछे अगर आप पैन करें तो वो ही दिखेगा, पूरा जला हुआ डिब्बा अजंता एक्सप्रेस का। और आंखों देखी जो लोग बता रहे हैं उनका कहना है कि कुछ ऐसे लोग आए थे जो अपने साथ कैन में इन्फ्लेमेबल मटेरियल पेट्रोल वगैरह लेके आए थे। उनके पास पत्थर भी थे, बहुत पथराव हुआ और लाठियां भी लेके आए थे। तो इतने सारे लोग इतनी संख्या में यहाँ आकर हिंसा करते हैं तो क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए थी?
इस बात पर भी अब जांच किया जाएगा। लेकिन करोड़ों के लेवल पर नुकसान हुआ है और जांच की जाएगी कि कौन ऐसे लोग थे जो उन्होंने इस हिंसा में भाग लिया। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और पूरे उत्तर प्रदेश में आज दिन भर हिंसा और आगजनी हुई। शाम तक हालांकि हालात सामान्य होते हुए दिखे, लेकिन कई शहरों में दिन भर हंगामा हुआ। सरकार की नई अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर यूपी के अलग अलग शहरों में हैरान करने वाली हिंसा। मथुरा में ये शख्स अपने छोटे से बच्चे को बाहों में लिए सिपाहियों के पीछे छुपने की कोशिश करता रहा। दिल्ली आगरा हाईवे पर भीड़ गाड़ियों पर पत्थर फेंक रही थी। पुलिस और मुसाफिर भी उसकी चपेट में आ रहे थे। मथुरा ही नहीं, दूसरे शहरों में भी ये नजारा दिखा। सबसे हैरान करने वाले नजारे बिहार से लगे बलिया से सुबह सुबह दिखे, जहां भीड़ ने रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की और एक ट्रेन में आग लगा दी। ये तस्वीरें बताती हैं कि पुलिस की कार्रवाई में एक प्रदर्शनकारी बुरी तरह घायल हो गया। उसे पुलिस वाले अस्पताल ले गए। आज 100 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सबको जो है जेल भेज करके उनके विरुद्ध जो सख्त से सख्त धाराएं लगा करके कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बनारस में 200 से 300 प्रदर्शनकारियों की भीड़ बिल्कुल सुबह सुबह बस स्टेशन पहुंच गई और अगले 1 घंटे तक वहां बवाल चलता रहा। अग्निपथ के विरोध का सबसे ज्यादा गुस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। बलिया में तो एक ट्रेन को आग भी लगा दिया गया, जबकि बनारस में लड़के सुबह से ही छापामार युद्ध की तरह अलग अलग इलाकों में हंगामा करते नजर आए। बनारस के बस स्टैंड में सबसे ज्यादा उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा बसों को अपने गुस्से का शिकार बनाया और रास्ते में भी जहां जहां उन्हें जो भी बसें और सरकारी वाहन मिले उसमें भी तोड़फोड़ की। बाद में रेलवे ट्रैक पर भी पहुंच करके उन्होंने डिप्स लगाकर कसरत करके अपने गुस्से का इजहार किया। क्या हुआ सर? ऐसा है कि मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मैं सौरभ सिंह, इलेक्ट्रिक बस डिपो मिर्जा मुराद। हाँ सर, बहुत से दंगाई करीब 200 से 300 संख्या में आए और इस गेट से सीधे वो एंट्री करते हुए आया और उन्होंने सीधे कहा कि पहले जो योगी ने लॉन्च किया है पहले उस पर टारगेट करो। दोपहर तक हिंसा दूसरे जिलों में भी पहुंच गई। अलीगढ़ में बसें और गाड़ियां फूंक दी गईं। जनपद के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों जैसे कि ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, माननीय सांसद और विधायक गणों से संपर्क कर आम जनता को इस चीज़ों से अवगत कराएं ताकि जो बच्चे हैं उनके उज्जवल भविष्य के साथ कोई गड़बड़ी न होने पाए। पूरे यूपी में अहम जगहों पर पुलिस तैनात की गई है। सवाल है ये हंगामा कैसे थमेगा। अजय सिंह के साथ आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। लड़कियों से भेदभाव ना हो, उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए देश भर में बाल पंचायत गठित करने की योजना है। गुजरात के 5 गांव में बाल पंचायत के पायलट परियोजना की शुरुआत हुई है। ये चुनाव आखिर होता कैसे है, इसके तहत लड़कियों की समस्याओं को कैसे हल किया जाता है, ये जानने के लिए हमने बात की बाल सरपंच से। देखिए रविशंजन शुक्ला की गुजरात से ये रिपोर्ट। चुनाव के दिन गांव की लड़कियां 11 से 21 साल तक की लड़कियों ने उत्साहभेर गांव में पहली बार मतदान किया था और गांव में एक अनोखा माहौल छाया हुआ था। फिर गुजरात में कच्छ इलाके की ये बाल सरपंच उर्मी हैं। इनके साथ आदिवासी गांव से आई उनकी साथी भारती भी हैं। दिल्ली महिला एवं बाल संरक्षण की हाई पावर कमेटी के सामने ये बहुत आत्मविश्वास से अपने अनुभवों को साझा कर रही हैं। बालिका पंचायत की बात करूं तो कच्छ के 5 गांव कुनरिया, कुकमा, मस्का, मोटांगिया और वाड़ासर में बालिका पंचायत की रचना की गई है और बालिका पंचायत में 10 से 21 साल की लड़कियों की ये पंचायत है। हम जानते हैं कि हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% अनामत रखी गई थी, पर अंतिम तबक्के के जो गांव है उसमें अगर कोई महिला सरपंच है तो उसकी पंचायत की तमाम कामगिरी उसके पति पिता या भाई करते हैं। मतलब क्या होता है कि महिलाओं को सत्ता तो मिल रही है पर शासन करने की व्यवस्था में अभी थोड़ी सी कचास है। तो इन सारे प्रश्नों का निवारण लाने के लिए बालिका पंचायत की रचना की गई। आज भारती और उर्मी जैसी बाल सरपंच की कोशिशों के चलते महिला सशक्तिकरण से जुड़े संगठन इनसे मिलकर काम करना चाहते हैं।
इन बाल सरपंचों ने अपने गांव में लड़कियों को ताकत देने की नई कोशिश की है, जिससे इनके गांव में लड़कियों की पढ़ाई में तेजी आई है। गांव में छेड़खानी और भेदभाव जैसी समस्या से लड़ने में मदद मिली है। सरपंच के साथ मिलकर ये बाल सरपंच महिलाओं की सेहत संबंधी समस्याएं भी दूर कर रही हैं। बालिका पंचायत की सफलता को देखकर महिला और बाल कल्याण मंत्रालय भी हैरान है और इस पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर देश भर के लाखों गाँव में बाल पंचायत बनाने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। गुजरात में एक एक्सपेरिमेंट या फिर एक प्रयोग के नाते शुरू हुआ, उसको हम राष्ट्र भर में ले जाएं। हमने इस विषय को मंत्रालय में चर्चा करके अब निर्णय किया है कि बालिका पंचायत की व्यवस्था हम लोग देश भर में करेंगे, प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर। पिछड़े इलाके में भेदभाव और गरीबी के शिकार महिलाओं के लिए बाल पंचायत एक उम्मीद की रोशनी साबित हो सकती है। गुजरात में केवड़िया से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश और बाढ़ ने खूब तबाही मचाई है। असम और मेघालय में बीते 2 दिनों में 16 लोगों की मौत हुई है। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की वजह से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। रतनदीप चौधरी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ग्रामीण इलाकों में कई छोटी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इनसे बुनियादी सुविधाओं को नुकसान हो रहा है। ये तटबंध भी उन्हीं में से एक है जो नोनोई नदी की वजह से टूट गया है। ये नदी दारांग जिले में ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। मुझे गुवाहाटी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है, इसलिए मेरे पास बाढ़ में पैदल चलकर जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। 1988 से हम बड़ी बाढ़ झेलते रहे हैं। 4 बार बांध टूट चुका है, 2000, 2004 में, 2012 में और अब इस बार। ये सभी भयानक बाढ़ थी। ये देख सकते हैं, ये नोनोई नदी है जो कि बहुत छोटी शाखा नदी है ब्रह्मपुत्र का, मगर इसी ने ही देखिए जो बाढ़ का पानी है, उसमें जो बाढ़ का पानी हुआ है उसने ये जो एम्बैंकमेंट है, रूरल एम्बैंकमेंट, इसको तोड़ दिया है। ये दरंग ज़िले का नज़ारा है असम का, और इस एम्बैंकमेंट को तोड़ने के कारण जो बाढ़ का पानी है वो बहुत सारे गांव में अब फैल चुका है। और कुछ गांव वाले तो इसी बाढ़ के पानी में ही जो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल के उनके पास शायद खाने को भी ज़्यादा सामान नहीं मिलेगा, तो मछली जो पकड़ रहे हैं इससे ही उनका गुजारा चलेगा। राज्य सरकार के लिए इस वक्त प्राथमिकता बचाव और राहत अभियान चलाने की है। हमारी पहली प्राथमिकता लोगों को बचाने और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की है। उन्हें राहत देना है। नदी भर रही है, इसलिए सरकार के पास बहुत कम रास्ते हैं। हम बाढ़ का पानी रोक नहीं सकते, पर हम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पड़ोसी राज्य मेघालय में भारी बारिश की वजह से जमीन धंसने से जान माल की हानि हो रही है। उत्तर पूर्व में कुदरत के गुस्से का असर दिख रहा है। सिक्किम में पिछले कुछ दिनों में जमीन धंसने की कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें 2 लोगों की मौत हुई है। राज्य की राजधानी गैंगटॉक में 632.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो पिछले 1 दशक में सबसे ज्यादा है। आने वाले दिनों में भी भारी बारिश होने के आसार बताए जा रहे हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट को फिलहाल राहत मिलने के आसार कम ही दिख रहे हैं। रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया की। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।